हेलो। कैसे हो आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीट बजट का। कल हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंसोलेशन का। इंसोलेशन मतलब क्या होता है? इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सूर्य से हमारे पास सूर्यतप आ रहा है उसको हम सूर्यतप बोलते हैं। और इस सूर्यतप से पृथ्वी का तापमान निर्धारित होता है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जितना अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा उस क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अब जो हम आज बात करेंगे, हम इंसोलेशन से थोड़ा सा हट के बात करेंगे। हट से बात का मतलब क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के ऊपर इंसोलेशन का एक अकेला सोर्स है। और हम उसके बजट की बात करेंगे। बजट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हर एक देश का, हम देश के बजट की बात करते हैं कि देश की जो वित्त मंत्री है वो बजट पेश करती है कि जी इतना हमारी आय होती है, आय होगी और उसके बाद हम इतना खर्च करेंगे। तो सेम संदर्भ में हम यहाँ पे हीट का बजट की बात करते हैं, क्योंकि जो इंसोलेशन आता है वो वापस भी जाता है। या फिर एक चीज़ कह सकते हैं कि जी इंसोलेशन से जो हमें हीट प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है और हम वापस उसमें से कितनी वापस भेजते हैं। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि जी ये चीज़ क्या होती है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम का सहारा लेंगे। डायग्राम का सहारा का कैसे? क्योंकि जो हीट बजट है उसको समझने के लिए हमें पहले ये सोचना या हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे तक कितनी इंसोलेशन आ रही है। उदाहरण के लिए, मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये देता हूँ, तो 100 रुपये में से सुबह दे दिए, और जब वो शाम को आया तो मैंने उससे पूछा कि जी ये बताओ कि 100 रुपये आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किए। तो वो जो खर्च है वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। कि हम ये मान लेते हैं कि जो सूर्य है उससे 100 यूनिट एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो हमें, जब हम शाम को अपने घर पे जाएंगे तो उस अवस्था में हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा कि जी हमने सुबह आपसे जो 100 रुपये लिए थे उसका हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है कि जैसे कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100%। कि जो हमारे पास जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो आपकी 100 यूनिट आती है। 100 यूनिट में से 7% यूनिट वो आपकी वापस स्कैटर टू स्पेस, मतलब क्या होती है, वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। उसमें से 17% जो एनर्जी आएगी वो आपकी मुख्य रूप से जो बादल होते हैं उसके द्वारा रिफ्लेक्ट करके फिर स्पेस में भेज दी जाती है। और लगभग 6% जो अमाउंट है वह सरफेस के साथ टकरा के वो इसको प्रभावित किए बिना वापस स्पेस के अंदर भेज दी जाती है। कोई भी आई सीट हो सकती है या कोई और भी कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस करती हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपका 6% जो ऊर्जा है वो वापस स्पेस के अंदर भेज दी जाती है। तो ये कुल मिला के हो गया 30%। इस एनर्जी को जो कि वापस स्पेस के अंदर चली गई 100 में से, इसको हम बोलते हैं एल्बिडो। ये आपकी 30% भी बोली जाती है, ये आपकी 35% भी बोली जाती है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना कि जी कई जगह पे ये 35% है, कहीं पे ये 30% है। तो आमतौर पे 30 से 35% के बीच में जो एनर्जी है वह ना तो धरातल को ज़्यादा प्रभावित करती है ना एटमॉस्फेयर को ज़्यादा प्रभावित करती है। वो क्या करती है, वापस आपके अंतरिक्ष के अंदर चली जाती है, जिसको हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। उसमें से जो 23% एनर्जी है, जो ये वाली एनर्जी है 23%, वह वायु के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा, ओजोन के द्वारा, बादलों के द्वारा और जो आपके धूल कण होते हैं उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है।
ठीक है। कुल 23% एनर्जी, अगर मान लो कि यहाँ पे 35% करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे -5 कर देना, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 18, 18 और 5 23%, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हर एक, इसमें क्या है, इसमें हम अलग अलग जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनके विचार की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो आप लोगों के सामने कंफ्यूजन आएगा वो सिर्फ इस चीज़ का आएगा कि जी 35% है, और 35% तो जी वो एल्बिडो की होती है और तो होती नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जी यहाँ पर कुल मिला के 30% यहाँ पे और 23% यहाँ पे, तो कुल मिला के 53% एनर्जी धरातल पर पहुँचती ही नहीं है। या तो वो वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है, या फिर जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसके द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है। जो हमारे धरातल के ऊपर आती है वो केवल आती है 47%, और 47% भी समुद्र के द्वारा या भूमि के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो इस एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो कुल मिला के जब आप इस बजट को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बजट को देखोगे तो आपका 47, 23 और 30 कुल मिला के आपका 100% हो जाएगा। तो ये आपका इनकमिंग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम, ये आती है इनकमिंग शॉर्ट वेव्स, कि जो भी हमारे पास एनर्जी आती है वह छोटी लघु तरंगों के रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है। और जो आपकी आउटगोइंग होती है वो आपकी दीर्घ धैर्य, तरंग धैर्य के रूप में जाती है, ठीक है। जब हमने ये 100 प्राप्त कर ली, जिसमें से हमें अब क्या है, हमारे पास कितना का हिसाब किताब रह गया, हमने 100 का रुपए लिए, वो अलग अलग बांट दिए, भाई ये इसको देने हैं, ये इसको देने हैं, ये इसको देने हैं। तो सेम अवस्था में तो यहाँ पर 47 और 23, मतलब लगभग लगभग आप ये मानो 70% है। हमें 70% का क्या है यहाँ पे हिसाब देना है, ठीक है। उसमें से जो 7% है वो कंडक्शन के द्वारा आके वापिस एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाती है। 7% संवहन, कंडक्शन जिसको हम बोलते हैं भाई, कॉन्टैक्ट की वजह से। 24% जो एनर्जी है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में वो आप वापस एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बच गई 24 7 31, रह गई कितनी, 31, 24 और 7 31, 31 और ये है 47, 47 का मतलब क्या हो गया, 16% और रह गई। 16% में जो ये आएगी उसमें से 10% एनर्जी डायरेक्ट स्पेस के अंदर भेज दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। और उसमें से 6% जो एनर्जी है वह फिर एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, या ओजोन लेयर के द्वारा, या जलवाष्प के द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। तो ये 6% जो ऊर्जा है ये वायुमंडल में घूम जाती है, जो जहाँ पर ये आपका क्या होता है, हम टेम्परेचर बोलते हैं, यहाँ पर जो इसका उच्च तापमान पाया जाता है, ठीक है। कि तापमान एटमॉस्फेयर क्यों गर्म रहता है इस टाइप से, क्योंकि लगातार सर्कुलेट करता रहता है। उसके बाद क्या है कि जो यहाँ पर है 23, 7, 30 और 24, चम्मन, चम्मन और 6, 60%। 60% जो एनर्जी है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। 10% चली गई, ठीक। उसमें से 20% है वो क्लाउड्स क्या कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं स्पेस के अंदर। और जो बाकी 40% रह गई वो पानी, जलवाष्प के द्वारा, या ओजोन के द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा 40% फिर स्पेस के अंदर रेडिएट कर दी जाती है। तो कुल कितना हो गया, 40, 20, 60 और 10, 70। और ये कितना बच गया था, 47 और 23, 70। मतलब क्या हुआ कि शाम को आने के बाद जो ये 100 रुपए का हिसाब किताब था वो यहाँ पर आकर पूरा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का हीट बजट, कि कितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और ये आपके
आपकी कितनी आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो एक थोड़ा सा कंसेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, क्योंकि ये चीज़ भी इससे जुड़ी हुई होती है। इसमें आप लोगों को जो चित्र के अंदर दिख रहा है कि कुछ एक एनर्जी है, वह आपकी पृथ्वी और जो वायुमंडल है उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। जितनी भी आपकी रेडिएटेड एनर्जी है, विकृत ऊर्जा है, वो या तो अब्जॉर्व कर ली जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा, या फिर जो कि इसको गर्म करने के काम आती है। और इसमें से कुछ एक एनर्जी जो आपकी रेडिएट बैक हो जाती, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर अब्जॉर्व कर लेता है यहाँ पे। और उसमें से कुछ एक क्या होता है कि पृथ्वी एक ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करती है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैं आप लोगों को मतलब बता दूं, एक ऐसा हाइपोथेटिकल रेडिएटर होता है जो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उतनी ही ऊर्जा को क्या कर देता है, वो उत्सर्जित कर देता है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, घरों के अंदर जो तवा होता है वो दोनों तरफ से काला होता है। वो काला होने का रीज़न क्या है कि नीचे से वो जितनी ऊष्मा प्राप्त करेगा, ऊपर से उतनी ही ऊष्मा को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये एमिट करेगा, जिससे कि हमारी रोटियां बन जाती हैं। ठीक है। और तो जो हमारी पृथ्वी भी है, लगभग लगभग आप ये मानो कि उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी एक ब्लैक बॉडी मानी जाती है। ब्लैक बॉडी का एक सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार की वेवलेंथ को अवशोषित कर लेता है। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से पृथ्वी के अंदर से ऊष्मा लगातार एमिट होती रहती है या उत्सर्जित होती रहती है। तो कुछ एक जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर से पास हो जाता है। उसमें से कुछ एक जो होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ एक री एमिट हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, जो ग्रीन हाउस गैस के जो कण होते हैं उनके अंदर। तो जो ये इफेक्ट होता है अर्थ सरफेस का लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग ये देखो कुछ एक एनर्जी एमिट हो गई है, मतलब सीधी रिलीज हो गई है, परंतु कुछ एक एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई है, कुछ एक वापस आ गई है। जब आप लोगों को इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जो एक त्रिवार्था का हीट बजट है उसको आप लोग पढ़ सकते हो, जिसमें उसने 115 यूनिट को जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर घुमाया है। मगर जो ये वाला है ये आपका सिंपलेस्ट है कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो आपकी ऊर्जा है वो घूमती रहती है। उसके बाद जो ये डायग्राम क्या बताता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य तप है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं है। आप लोगों को जो ये नीचे दिख रहा है ये है आपका पृथ्वी के अक्षांश, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को देखोगे तो ये जो आप ये मानो लगभग 40 डिग्री दक्षिणी और लगभग 40 डिग्री उत्तरी, इन अक्षांशों के मध्य में सरप्लस सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु जैसे जैसे हम 40 डिग्री से दोनों हेमिस्फीयर में दूर जाएंगे, 90 डिग्री के बीच में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा कम होती रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है, डेफिसिट होता रहता है कि एक अक्षेत्र ऐसा हो जाएगा 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जहाँ पर ऊर्जा सामान्य से ज़्यादा मिलती है। ठीक है। जो आपकी रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन है। ठीक है। और ये जो आपको ये दिख रही है ये वाली, ये नेट शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है। ये थर्मल है, ये लॉन्गर है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा होगा पोल्स के पास जहाँ पर डेफिशिएंसी है, और एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर सरप्लस होता है। तो उसके बाद क्या होता है, सरप्लस हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर और ओशन के माध्यम से, मतलब एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से, और जो आपका समुद्र के अंदर जल धाराओं का आपस में संचरण होता है उसके माध्यम से क्या करती हैं, लगातार जो आपके हायर लेटीट्यूड्स हैं या उच्च अक्षांश हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आप लोगों को ये यूनिट दिख रही होंगी। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में भी ये चीज़ें दिखाई गई है कि जो यहाँ पे है एनर्जी ज़्यादा मिलती है,
परंतु जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे आपको जो एनर्जी है वो कम होती रहती है। ठीक है, और ये उसका एक बजट दिखाता है जो आपका लेटीट्यूडनल बजट होता है। तो आप लोग इन डायग्राम के माध्यम से, अगर आप इन डायग्राम को बड़े आसानी से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी प्यार दर्शाने के लिए कहें। और इसके साथ साथ मैं अब से क्या है कि मैंने एक जो टेलीग्राम चैनल और बनाया है, पब्लिक ही है, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। इसी नाम से है, भूगोल को जानो विद अनिल। वहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो भी मिलेंगी और ये आपको पीडीएफ भी मिलेगी पढ़ने के लिए। तो आप लोग वीडियो को देखो और फिर पीडीएफ पढ़ो, ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।